नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें से 31.63 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास न तो भविष्य निधि पीएफ की सुविधा है और न ही कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का लाभ। इनमें 54% से अधिक महिलाएं हैं जो घरेलू कामगार या कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का अभाव इन लोगों को आर्थिक विपन्नता की ओर धकेल देता है। एनपीएस संचय विशेष रूप से इसी वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिल सके। पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन ने बताया, एनपीएस संचय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ढांचे पर आधारित है। नोएडा प्राधिकरण को नया नोएडा के लिए किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन अधिग्रहण की शासन से मंजूरी मिल गई है। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र डीएनजीआईआर के रूप में विकसित होने वाले नया नोएडा के लिए अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्धनगर 20 गांव एवं बुलंदशहर के कुल 60 गांव के किसानों की जमीन आपसी समझौते के आधार पर ली जाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर ही किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दर तय कर दी गई है। इसकी मंजूरी शासन ने नोएडा प्राधिकरण को प्रदान कर दी है। प्रथम चरण में 3,165 हेक्टेयर भूमि का वित्तीय वर्ष 2027 तक पूर्ण किया जाना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर गुरुवार शाम तेज आंधी और तूफान के बीच पर्यटकों से भरा एक क्रूज हादसे का शिकार हो गया। खमरिया टापू के पास संतुलन बिगड़ने से पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित क्रूज डूब गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसमें 35 से अधिक लोग सवार थे। शाम करीब 6 बजे तेज आंधी से क्रूज का नियंत्रण बिगड़ गया और वो डूबने लगा। लोगों की चीख पुकार मच गई। लोग डूबने लगे। जो लोग तैरना जानते थे वे तैरते हुए मदद मांग रहे थे। खबर मिलते ही प्रशासन ने मदद के लिए एक बोट भेजी। उसमें 15 लोगों को तुरंत बचा लिया गया। 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 18 लोग अब भी लापता हैं। करीब 15 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। उत्तराखंड गृह आवास नियमावली में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिनका पालन होम स्टे नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में कुल 17 होम स्टे का पंजीकरण निरस्त किया गया है। नियम विरुद्ध संचालित हो रहे जिले के 17 होम स्टे का पंजीकरण प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर बुधवार को ऑपरेशन सफाई चलाया गया था। इसमें मसूरी, देहरादून और आसपास के 24 होम स्टे का निरीक्षण किया गया। इन सभी को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से भी हटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बेंगलुरु के एक मशहूर इंडिपेंडेंट बुक शॉप में बारिश के कारण हजारों किताब बर्बाद हो गई। दुकान के मालिक ने बताया कि बाढ़ में 4 से 5 हजार किताबें खराब हो गई हैं, जबकि अभी हाल ही में गर्मियों की छुट्टियों से पहले अतिरिक्त स्टॉक मंगाया था। खराब होने वाले किताबों में नए स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो खराब हो गई। कुछ किताबों को धूप में सुखाकर उन्हें कम कीमत पर बेचने की कोशिश की जाएगी। जानकारी के अनुसार चर्च स्ट्रीट पर मौजूद द बुकवर्म ने इंस्टाग्राम पर बारिश की तस्वीरें शेयर की। इसमें दुकान के अंदर बाढ़ के पानी में किताबें तैरती हुई दिखाई दे रही है। एयर इंडिया के एक पायलट की इंडोनेशिया के बाली में बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह 40 वर्ष के थे और फर्स्ट ऑफिसर थे। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि
मंगलवार को दिल्ली से उड़ान भरकर बाली पहुंचे फर्स्ट ऑफिसर होटल में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एयर इंडिया ने उनकी मौत पर दुख जताया है और कहा कि एयरलाइन पायलट के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 657 प्राचीन पुरावशेष और कलाकृतियां वापस कर दी हैं, जिनकी सामूहिक कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 117 करोड़ रुपए आकी गई है। यह केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि भारत की सदियों पुरानी सभ्यता के वे अंश हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोहों ने अवैध रूप से देश से बाहर पहुंचाया था। यह वापसी उस लंबे कानूनी संघर्ष का परिणाम है जिसने दुनिया के सबसे बड़े कला तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने घोषणा करते हुए कहा, हमने भारत को 657 पुरावशेष लौटाए हैं। हालांकि यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन चोरी की गई कलाकृतियों को उनके मूल देश वापस भेजने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर पेस्टिसाइड्स कीटनाशक विक्रेताओं के यहां छापा मारा गया। जनपद में पेस्टिसाइड्स विक्रेताओं की जांच के लिए उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही और कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया था। उप कृषि निदेशक की ओर से तहसील सदर और जानसठ क्षेत्र में अलग अलग 15 दुकानें चेक की गईं। टीम को देख 3 विक्रेता दुकान बंद कर फरार हो गए, जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि कमियां मिलने पर सदर तहसील क्षेत्र में कोर्ट रोड स्थित 10 दुकानों को नोटिस दिया गया। इस दौरान अलग अलग 6 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी है। संतों और श्रद्धालुओं का कहना है कि एक्सप्रेसवे शुकतीर्थ से गुजरना चाहिए। शुकतीर्थ को हरिद्वार से सीधे जोड़ने की मांग दशकों से लंबित है। एक्सप्रेसवे से शुकतीर्थ में भक्तों की आवाजाही में वृद्धि होगी। दशकों पहले स्वामी कल्याणदेव ने हरिद्वार से सीधे कनेक्टिविटी की मांग की थी। राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर में गुरुवार को अपर जिला जज ज्योत्सना शिवांश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिष्का चौधरी और एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनम गुप्ता न्यायिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने किशोरों की केस फाइलों के साथ साथ कार्यालय के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की गहनता से जांच की। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य किशोरों के मानवाधिकारों और उनकी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। भोजन की गुणवत्ता और नियमित स्वास्थ्य जांच एवं शिक्षा और खेलकूद की गतिविधियों का स्तर एवं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं निरीक्षण के अंत में अधिकारियों ने संस्था प्रभारी मोहित कुमार को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संप्रेक्षण गृह का उद्देश्य केवल किशोरों को रखना नहीं, बल्कि उन्हें सुधार कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रतिभा कश्यप के साथ सैकड़ों महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में जन आक्रोश महिला सम्मेलन के बैनर तले आयोजित पदयात्रा निकालकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। पदयात्रा कृषि विज्ञान केंद्र से शुरू होकर ब्लॉक परिसर तक पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें समाज की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से स्थापित करें।
उन्होंने कहा, जब तक आधी आबादी नीति निर्धारण में सक्रिय भागीदारी नहीं करेगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष जनसेवा और कर्तव्य की वेदी पर समर्पित करने वाले 2 पुलिस अधिकारियों को गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में ससम्मान विदाई दी गई। विशेष समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ ने सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे इन अधिकारियों ने बखूबी निभाया है। बैंड की धुन के साथ दोनों अधिकारियों को ससम्मान विदा किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक उदल सिंह, विभिन्न थानों के अधिकारी, पुलिस लाइन के कर्मचारी और सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों के परिवारजन मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर और सघन निरीक्षण का आयोजन किया गया। सिविल जज सीडी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी ने स्वयं जेल की बैरकों से लेकर अस्पताल तक का जायजा लिया और बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी कराई। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी ने घोषणा की कि जो बंदी आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन न रहे। अपील दाखिल करने में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को जेल प्रशासन के माध्यम से सीधे प्राधिकरण तक पहुंचाएं, जिस पर हम तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।